हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो जैसा कि पता फ्रेंड्स आपको, अपन रीट की भर्ती आ चुकी है। अब उसकी तैयारी कैसे करें, तो मेरा मानना यह है फ्रेंड्स कि अगर आप पुराने पेपर की तैयारी अभी से करते जाएंगे और टॉपिक वाइज अध्ययन भी करते जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहले नंबर पुराने पेपर का अध्ययन कर लीजिए जो आपके पास हो चुके हैं सीटेट का। सीटेट के आज मैं मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ, यानी कि 7 शिफ्टों के बाल विकास के सारे क्वेश्चन का व्याख्या नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न और उत्तर बताते जाऊंगा। व्याख्यापन करेंगे बाद में। अभी प्रश्न और उत्तर के साथ आपको आपके माइंड को डेवलप करना है। माइंड को डेवलप करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फास्ट में स्पीड के साथ अपन प्रश्नों को देखेंगे, लेवल क्या रहता है सीटेट का, ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे बहुत जल्दी, बहुत कम समय के साथ। तो ये है सीटेट का पेपर 3। सीटेट का पेपर है 3 जनवरी 2022 का। 1 जनवरी का मैंने करवा दिया था, 2 को पेपर नहीं हुआ। 3 जनवरी 2022 का पेपर मैं आप लोगों के सामने ये लेकर के आया हूँ। 3 जनवरी ये लिखा होगा यहाँ पर, ये 3 जनवरी 2022 है। ये मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ से मैं आपको 10 जनवरी तक के सारे इसी वीडियो में करवा दूँगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करना है, तभी आपका दिमाग डेवलप होगा अच्छे से। बिना किसी देरी के चलते प्रश्न नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जाएगा, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया एक बहुआयामी है। समकालीन की एक बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार से पलते और बढ़ते हैं। इसका आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। मैं केवल प्रश्न और उनके उत्तर बताते चलूँगा क्योंकि अपन कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है। विकास सिद्धांत बताता है गामक विकास शरीर के मध्य से होकर प्रारंभ सिरों तक जाता है। इसको केंद्र से परिधि भी बोला जाता है फ्रेंड्स। केंद्र से परिधि जो बोला जाता है, केंद्र से परिधि इसको बोला जाता है। एक और प्रश्न इसका बनता है, तो इसको प्रोक्सोडॉर्मल कहते हैं। और सिर से पैर जो बनता है सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल को शीर्षगामी कहते हैं, लेकिन ये पूछा गया है इसको कहेंगे अधोगामी। तो ये वाला बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, सी। विकास के सिद्धांत में मध्य से अधोगामी कहलाता है, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बताना आपको फ्रेंड्स कि विकास के किस में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो कल्पना सक्रिय रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाग लेते हैं। जिनने प्रारंभिक बाल्यावस्था आंसर दिया है उनका एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको फ्रेंड्स गलत माना है सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते अपन। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आ गया आप लोगों के सामने। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है, पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, तो वह जीन प्याजे की किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको जीन प्याजे की क्या बोला जाता है, तो इसको सकर्मक अनुमान कहा जाता है। रुचि, इसको सकर्मक अनुमान कहा जाता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन प्याजे से फ्रेंड भर भर के प्रश्न आते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरणों में बालक निम्न में से क्या करने योग्य होता है। प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमन, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो फ्रेंड छठवें का ए करेक्ट आंसर जाएगा, प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन एकदम करेक्ट आंसर है छठवें का ए। जीन प्याजे के अनुसार सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था योग होता है, प्रतिवर्तन करने योग होता है। चलते नेक्स्ट 7 आ गया आप लोगों के सामने। लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा नैतिक विकास का शामिल नहीं। लॉरेंस कोहलवर्ग ने 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाएं दी थी। तो पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, ये वाला नहीं था, अपारंपरिक नहीं था। ये सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट पर अपन। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आप लोग के सामने। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए।
8वें नंबर का। तो फ्रेंड्स 8वें नंबर का है, मतलब ये संरचनावादी के सिद्धांत सामाजिक संज्ञानात्मक शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ये भी सही है। अधिगम के आकलन की मानकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ये परीक्षाओं के लिए बिल्कुल भी बात नहीं होती फ्रेंड्स, परीक्षा जहाँ आता वो गलत हो जाता और बचना चाहिए, यानी कि नेगेटिव पूछा, ये भी सही है। तो सी सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोगों के सामने। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का रटकर याद करने, गैर संसाधन। तो सहकर्मी सहयोगिता एकदम सही आंसर है, सहकर्मी सहयोगिता। चलते अपन नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के सामने। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास होना चाहिए। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापिका का क्या विकास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड से। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थियों के साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो कक्षा में ड्रिल और अधिक सार्थकता से सीखते वाला सही रहेगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है? कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब तो जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, कोलोनस कोहलबर्ग। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये हार्वर्ड गार्डनर आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आप लोगों के सामने। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह किसका उदाहरण है? तो मतलब लड़के लड़कियों की जब बात आती है तो जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाता है, जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाता है जब लड़के और लड़कियों की बात अलग से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आप लोगों के सामने। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल विद्यार्थियों को निबंध लेखन की लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो मूल्यांकन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स अपन? तो 13 का फ्रेंड्स रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इस टाइप को मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। एक बहुभाषीय कक्षा के शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा उपयोग निरुत्साहित करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अनुसार भाषा में इस्तेमाल अनुमति देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, सी। भाषाओं में विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, विद्यार्थियों के अनुसार उनकी भाषा का इस्तेमाल अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड गलत है, इसलिए इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य, तो शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य क्या? पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने में अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता को वंचित करता है, ये वाला सही है। यह सभी विद्यार्थियों को समान प्रभावशाली, तो पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए सभी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता वंचित करता है, सी वाला गलत जाएगा फ्रेंड्स 16 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुणज वैकल्य के जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न से क्या महत्वपूर्ण है? 16 का है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्पना, कैलकुलेटर, गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध कराना, पाठ्यांश मौजूद प्रासंगिक जानकारी निश्चित ढकने के लिए विषय वस्तु जोड़ देना, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। 17 का करेक्ट आंसर जाएगा। तो जिनने 17 का बी आंसर दिया उनका एकदम सही आंसर है। गुणज वैकल्य के लिए गणित कैलकुलेटर जाता है। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के निर्णय से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी?
नेगेटिव फ्रेंड्स बताना आपको, 18 का नेगेटिव बताना आपको। नेगेटिव पूछा है। इस पर सिर्फ ग्लोब, छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि। तो फ्रेंड्स एक दृष्टिबाधित के लिए जाएगा 18 का छोटी अक्षर वाली पुस्तकें। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें उसके लिए लाभदायक नहीं होंगी क्योंकि वो उससे समझ नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। ए का तर्क है। आर का तर्क क्या है? प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, पठन विकारों से जूझते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यही वाला सही जाएगा फ्रेंड्स। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। एक सृजनात्मकता बालक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? सृजनात्मक बालक में अवसारी चिंतन, अविसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। 20 का सी करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, पहला, तीसरा, चौथा। अभिसारी चिंतन मतलब बुद्धि में रहता अभिसारी, बाकी अवसारी रहता है, अमूर्त और नवीन। ये वाला सही जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। फिर से आ गया फ्रेंड्स। ऐसे वाले क्वेश्चन एमपीटेट में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, रीट में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड इसका आएगा ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। 22 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अभिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, पहले उदाहरण बाद में नियम, तो आगमनात्मक विधि, आगमन विधि कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। 23 नंबर पर देखिए आप। कक्षा नियमन के विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर अटल नियमों का निर्धारण, विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार से अभिभावकों को बार बार शिकायत, मापदंडों का पालन न करने विद्यार्थियों को बरसना, मापदंडों के नियम स्थापित, विद्यार्थियों की सहभागिता। 23 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। मापदंडों के नियमों को स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहभागिता, ये वाला एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आप लोगों के सामने। वह विकल्प चुनिए जो सही चुनाव करता है, अधिगम हो पाता है। तो फ्रेंड्स 24 में खेल कूद, घर, कक्षा, कक्ष सारे सही हैं फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर सी जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकास के लिए प्रभावशाली नहीं है? नेगेटिव बताना फ्रेंड्स आपको। फिर से नेगेटिव प्रश्न आ गया है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना, छात्रों के चर्चा भाग लेने के प्रोत्साहित करना, ये वाला। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की सामग्री प्रदान करना। तो फ्रेंड नेगेटिव है। हर समस्या को जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर प्रक्रिया को इस्तेमाल करना, बल देना। 25 का करेक्ट आंसर। तो 25 का डी आंसर जाएगा। बल कभी नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, हर समस्या के लिए पूर्व निर्धारित दर चरण इस्तेमाल करने के लिए बल देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। 26 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? 26 का अधिगम प्रक्रिया में अभिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने के लिए याद करना तो बिल्कुल गलत हो जाता फ्रेंड्स। कक्षा में बच्चों को पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, गलत है। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव और नए ज्ञान की रचना करने के लिए किया जाता है, ये वाला एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के लिए अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है,
मतलब बिल्कुल त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ये वाला सही है। अधिगम करता हूँ त्रुटियां करना लज्जा, लज्जा वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, यही वाला आंसर सही जाएगा फ्रेंड्स। मतलब इसने गलत पूछा अवरोधक, तो यही सही जाएगा, बाकी ये भी सही है। तो जिनने बी आंसर दिया एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो गया अपना, 28 पर आ गए अपन। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मतलब बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? यह अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता कर लेता है। नगद इनाम पाने के लिए रियान परियोजना विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। सितारा को अपने स्व पोषण के लिए बड़ों नियमित प्रतिपुष्टि देती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि क्षमता बढ़ाने के लिए कुल नियमित क्रियाकलाप नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला जाएगा फ्रेंड्स, नगद इनाम पाने के लिए स्रोतों की खोज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव विद्यार्थियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया, ये किस प्रकार का है? कोविड-19 में संज्ञान और संवेग की बात हुई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आप लोगों के सामने। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षण निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्यक्रम में स्वनिर्देशित। अधिगम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड, स्वनिर्देशित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने 3 जनवरी 2022 के CDP के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अपन चलेंगे 4 जनवरी 2022 के पेपर के लिए। तो आप चैनल पर बने रहिए, और आपको 30 में से आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट कीजिएगा कि 3 जनवरी के मेरे 30 में से 25 नंबर प्राप्त हुए, इस टाइप का। और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब अपन चल रहे 4 जनवरी 2022 के पेपर के लिए। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अपन 4 जनवरी का पेपर हल करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अब अपन आ चुके हैं 4 जनवरी 2022 का जो सीटेट का पेपर हुआ है। सीटेट के 4 जनवरी 2022 के पेपर में आ गए हैं। अब अपन इसके 30 प्रश्न लगाएंगे। आप बताइएगा आपके आउट ऑफ 30 कितने नंबर आ रहे हैं। बहुत फास्ट आपको रिवीजन करवाया जाएगा और आपके दिमाग को डेवलप करवाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन 30 मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने आ गया है, ये है निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल उपयोग का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बताइए आप। तो स्थूल कौशल के बारे में एक उदाहरण बताना आपको। पहला है एक पैर का संतुलन करना, मटर में उंगलियों से दबाना, किताब में पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका ये जाएगा, एक पैर का संतुलन करना स्थूल कौशल का उदाहरण है। स्थूल कौशल का उदाहरण है एक पैर का संतुलन करना, स्थूल यानी बड़ा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ गए फ्रेंड्स। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? मतलब विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स विकासात्मक परिवर्तन किसी व्यक्ति केवल, देखिए जहाँ पर केवल आएगा ना वो हमेशा गलत रहता है, केवल वाला गलत रहता है, ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरण, तो ये भी गलत रहता है। तो बचा क्या? विकासात्मक परिवर्तन का ये वाला सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है, मध्य बचपन या किशोरावस्था। तो फ्रेंड 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अभिकथन ए शहरों में बच्चों द्वारा बहुत सारा खेल और रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कारण आर इन दिनों परिवार के साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही विकल्प क्या है फ्रेंड्स? तो इसका ये वाला सही आंसर जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता ए की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स। प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स इसका
5 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 5 का बी आंसर दिया है, पहला दूसरा तीसरा एकदम सही है। बाकी सकारात्मक नकारात्मक ऐसी कोई बात नहीं की प्याजे महोदय ने। किस स्तर पर बच्चों के अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है? वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं, मतलब हुए बादलों को लुढ़कते पत्थरों की मंसाएं होती हैं, तो इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जीववाद जो मैंने आपको बताया था उसी से संबंधित प्रश्न है। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? किसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे महोदय जाएगा फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका जीन पियाजे महोदय निभाते हैं। और सामाजिक संज्ञानात्मक होता तो लेव वाइगोत्स्की जाता। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आप लोगों के सामने। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सभी साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक बाल केंद्रीय कक्षा में बच्चे निष्क्रिय लालची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण के सक्रिय रूप में लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड के उत्तर प्रतिलिपि अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। एक बाल केंद्रीय का 9 का करेंट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। बाल ज्ञान के रूप में सक्रिय निर्माण के रूप में होते हैं बच्चे, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप में लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा सुमेलित सही युग्म है? सजा और आज्ञाकारिता विन्यास कानून तय नहीं अपितु समाज और भाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की दूसरों के भला को अनुमोदन अर्जित करती है। कानून व्याय मानव के लिए नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। तो जिनने फर्स्ट 10 का आंसर बी दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों जीवों विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। मतलब वनस्पति, तो वनस्पति वगैरह जो आ रहा है तो आपको पता है प्रकृतिवादी जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। हार्वर्ड गार्नर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं और 9वीं बुद्धि अभी आई है तो वो भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने 8 बताई तो आपको 8 पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। मतलब बहुभाषावाद कि अपने यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी ईमानदार होती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। तो जेंडर पक्षपात कहेंगे फ्रेंड्स। 13 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने जेंडर पक्षपात आंसर दिया एकदम सही आंसर उन लोगों का, जेंडर पक्षपात। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति विकास के क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए की, ये वाला सही जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 के बाद 15 में जाएंगे फ्रेंड्स अपन। अब ये देखिए 15 वाला आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं, नेगेटिव है फ्रेंड्स। देखिए छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन जैसे सहकर्मी स्व मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जाएगा 15 का। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, प्रदर्शन लगातार तुलना, मतलब अपने को कंपेयर तो किसी से करने नहीं है, तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है। चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? 16 का आपको बताना है। तो लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत,
अनम मानसिकता मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो समावेश शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र ये वाला सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। निकल रहा है? हाँ ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आ गया फ्रेंड्स अपन। इनमें से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्म केंद्रिता, स्वलीनता, पठन वैकल्य, गुणन वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता। तो मतलब 2 अप्रैल को देखिए ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो ये आत्म केंद्रित स्वलीनता, इसी को ऑटिज्म भी बोलते हैं। तो यही है, सामाजिक संचार चुनौतियों का कारण बनती है आत्म केंद्रिता और स्वलीनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत। 18 का जिनने विविधता का महत्व आंसर दिया है एकदम सही आंसर है, ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने में प्रावधान इनमें से किस समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो 19 का डी करेक्ट आंसर जाएगा, यानी सभी रहते हैं सही इसमें। श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अधिगम वाले, गतिमान दिव्यांगता वाले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके सामने। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष, ऑडियो टैप देना, दृष्टिहानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो 20 का करेक्ट आंसर जाएगा, जिन लोगों ने 20 का आंसर दिया है ए, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर प्रावधान करना, ये वाला सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद करना। तो कौन सा बेहतर बताना आपको? करके सीखना सबसे बेस्ट रहता है फ्रेंड्स, करके सीखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। 22 में आ गया है अभिकथन ए, अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क आर, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो ये वाला सही आंसर आएगा फ्रेंड्स, ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता ए की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? 23 का बताना आपको फ्रेंड्स। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके प्रस्तुत करना, उन्हें संदर्भ में स्थित करना। 23 का डी करेक्ट आंसर आएगा, उन्हें संदर्भित स्थित करना एकदम सही आंसर है, उन्हें संदर्भित स्थित करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। 24 आ गया आपके सामने। इनमें से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती? नेगेटिव है फ्रेंड्स आपके सामने फिर से। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन नवाचार, परीक्षा केंद्र में कठोर रणनीतियाँ। तो फ्रेंड्स कठोर रणनीतियाँ बिल्कुल भी नहीं बनाना, यही गलत आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। आर है, बच्चे स्कूल में जीवन को बहुत से अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता ए की, ये वाला सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया फ्रेंड्स। निम्न में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है? मतलब स्वयं मूल्यांकन जांच करने में मदद क्या करता है फ्रेंड्स आपके सामने? विस्मरण यानी भूलना होता है, अनुकृति यानी भूलना होता है, अधिसंज्ञान रटकर याद करना कभी नहीं होता। अधिसंज्ञान सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स का। जिन लोगों ने आंसर दिया है अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27।
बच्चों में भ्रांतियाँ होना तय है, असामान्य, अप्राकृतिक, प्राकृतिक, दुर्लभ। तो बच्चों में भ्रांतियाँ होना ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का सी आंसर जाएगा। बच्चों में समान होना अप्राकृतिक है, प्राकृतिक है एकदम करेक्ट आंसर। बच्चों में भ्रांतियाँ होना प्राकृतिक है। चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया आपके सामने। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा हुआ है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों का लगाव करना। तो 28 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। शैक्षिक गतिविधियों का अलगाव करना एकदम सही आंसर जाएगा। ये वाला महसूस कर रहा, अधिगम असहायता मतलब सहायता, मतलब ये सारे पॉजिटिव आंसर हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। इनमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल से भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना। तो 29 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। रुचि के कारण नई भाषा सीखना एकदम सही आंसर है। आंतरिक प्रेरणा, जब आप कहीं मतलब प्रेरित रहते हैं किसी से भी, तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखते हैं, मतलब आप आंतरिक रूप से प्रेरित रहते हैं तब। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना ऐसा कुछ नहीं है। पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव है सब। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है? मतलब पर्यावरणीय कारक कौन सा है अधिगम को प्रभावित करने के लिए? क्या रवैया है, प्रेरणा है, व्यक्तित्व लक्षण है, या विद्यालय है? अधिगम को प्रभावित करने के लिए पर्यावरणीय कारक क्या है फ्रेंड्स? तो विद्यालय एकदम सही आंसर जाएगा। जिन लोगों ने विद्यालय आंसर दिया है उनका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने बाल विकास के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। फ्रेंड बाल विकास के 30 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। आप बताइए आपके 30 में से कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं आपको? ऐसा ही पेपर अब हर एक टेट में आने वाला है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की तैयारी, UK टेट, उत्तराखंड टेट की तैयारी, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर ऐसा ही आएगा। क्योंकि अब पूरा NCERT बेस्ड पैटर्न हो गया है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सही और ऑथेंटिक चीज़ें करवाई जाती हैं। अब अपन चलेंगे 5 जनवरी 2022 का पेपर देखने के लिए। 4 जनवरी के बाद आप बताइएगा आपके 4 जनवरी को कितने नंबर आए हुए, डेट डाल के और 4 जनवरी डाल के आप आपका स्कोर शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं 5 जनवरी के। तो फ्रेंड्स अपन फाइनली 5 जनवरी के पेपर में आ चुके हैं। देखिए इतना फास्ट अपन रिवीजन टाइप का कर रहे हैं कि आपके दिमाग को डेवलप करने के लिए 15-15 मिनट में अपन 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे हैं अपन, केवल प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो 5 जनवरी के पेपर को अपन आ गए हैं। अब 5 जनवरी के अपन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा कि 5 जनवरी मतलब यहाँ पर ये मैराथन क्लास है आपकी। 7 शिफ्ट का एक साथ आपको एनालिसिस दिया जा रहा है, केवल व्याख्या नहीं की जा रही है, केवल उत्तर माला दी जा रही है और आपको यहाँ समझ विकसित होगी। चलते बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण आर, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक उत्तरदायी होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। ये वाला एकदम सही आंसर जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ये वाला सही नहीं रहेगा। देखिए एक बार प्रश्न देखने की ज़रूरत है। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास की वंशानुगत कारक उत्तर, मतलब ऐसा नहीं है, वंशानुगत भी नहीं होते हैं, मतलब बाहर भी होते हैं। ये वाला भी गलत है, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। डी वाला आंसर जाएगा फ्रेंड्स इसका, डी सही आंसर जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है। सूक्ष्म कौशल, अभी देखिए
वहाँ पर क्या पूछा गया था, स्थूल कौशल, स्थूल कौशल था। अब यहाँ पर सूक्ष्म कौशल है, मतलब पैटर्न वही रहता है, थोड़ा सा प्रश्नों का चेंज हो जाता है, बाकी वही रहते हैं। कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग का उदाहरण है, दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, कूदना। तो 2 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा सी, घसीट कर लिखना। 2 का सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, सूक्ष्म कौशल है घसीट कर लिखना। एक पैर के लिए था स्थूल कौशल, एक पैर के लिए चलना स्थूल कौशल था, घसीट कर लिखना ये सूक्ष्म कौशल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, निम्न में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। 3 का बताना आपको। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं नकल शुरू करता है काल्पनिक खेल के दौरान। एक बच्चा जिसमें नियमों अर्थ को समझ विकसित कर ली है, तर्क कर सकता है। एक बच्चा संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता है एक पेंसिल प्रक्रिया वस्तुओं को पकड़ने में। तो 3 का बी करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को समझ विकसित करती है और तर्क करता है, वही मध्य बाल्यावस्था वाला बच्चा होगा। ये जीन प्याजे से भी आप देख सकते हैं कि मतलब तीसरी वाली अवस्था है जो 11 से 15 तक की उसमें पाई जाती है। 7 से 11 फ्रेंड्स आएगा, सॉरी 7 से 11 वाली अवस्था जाएगी। 7 से 11 वाली होती है तो उसमें तर्क की बात होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आप लोगों के सामने। फिल्म और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं, सामाजिकरण की संस्था के रूप में भूमिका प्रकाश डालती है। तो फ्रेंड्स ये सारे शब्द आप रख करके देखिए जिसमें सेट हो जाए वहीं, मतलब फिल्म, विज्ञापनों, व्यवहार में जेंडर उपयुक्त के बारे में संकेत मिलते हैं, सामाजिकरण, मीडिया संस्था के रूप में और प्राथमिक की भूमिका पर प्रकाश डालती है, ये वाला होगा। या मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक प्रभाव प्रकाश डालती है, या मीडिया सामाजिकरण की स्कूल प्राथमिक आएगा, स्कूल द्वितीयक आएगा। तो फ्रेंड्स 4 का करेक्ट आंसर ए जाएगा, मीडिया प्राथमिक के रूप में कि मीडिया द्वितीयक के रूप में। तो फ्रेंड्स मीडिया द्वितीयक के रूप में डालती है, एवं बी आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। जिनने 5 का बी आंसर दिया एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता आती है, पूर्व संक्रियात्मक में कौन सी क्षमता आती है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। तो फ्रेंड्स अमूर्त आती है, अमूर्त संक्रियात्मक में दूसरे नजरिए लेने की क्षमता भी नहीं आती, परिकल्पना भी नहीं आती, लक्ष्य निर्देशित की क्षमता आती है। जिनने बी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, प्याजे के अनुसार एक शिक्षक गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये वाला आंसर सही जाएगा। प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आप लोगों के सामने। लेओ वाइगोत्स्की के विचार संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक भाषा विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को विकास नहीं है। 7 का सी करेक्ट आंसर जाएगा, संज्ञानात्मक भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कौन से कारक बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। 8 का करेक्ट आंसर जाएगा सी फ्रेंड्स, पहला और दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए फ्रेंड्स अपन। बाल केंद्र कक्षा में अधिगम क्या होता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघयोग द्वारा होता है, पुरस्कार दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, छात्र भूमिका पर निष्क्रिय है। 9 का सी फ्रेंड कर रहा है, शिक्षक छात्रों द्वारा सहनिर्मित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम डर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो डर के लिए क्या सजा और आज्ञाकारिता विन्यास रहता है।
सजा, आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो डर के लिए रहती है सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह, लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता, तो भाषा ही क्षमता कहलाती फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर जाएगा 11 का ए, भाषाई क्षमता रहते हैं। कभी वकील शिक्षक में पाई जाती है भाषाई शिक्षा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? मतलब कौन सी प्रभावी नहीं है? अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों की कमियों को पहचानें, उन्हें ठीक करें। तो विभिन्न शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, सी वाला एकदम गलत आंसर जाएगा 12 का। मतलब पूरा करने में प्रभावी नहीं है। छात्रों को कमियों को पहचानें, उनको ठीक करें, एकदम सही आंसर जाएगा। विविध प्रकार के मतभेदों का प्रयोग करें, ये वाला मतभेद का प्रयोग नहीं करना है। इसमें देखिए प्रश्न को समझने की भूमिका एक बार में वो, निम्न से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? मतलब व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, मतलब आपको पॉजिटिव आंसर बताना है। अपने मौखिक गैर मौखिक संचार पर विचार, ये वाला इसके हिसाब से सही है। मतभेदों को सम्मान करें, ये भी सही है। विविध मतभेद, ये वाला ये सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। मतलब इसने इसके हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा, तो डी आंसर एकदम सही रहेगा, प्रभावी नहीं है। छात्रों की कमियों को पहचानें, उन्हें ठीक करें, ये मतलब टीचर को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आप लोगों के सामने। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने वाला, वह बोला मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह दर्शाता है जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर समानता। तो ये दर्शाता जेंडर रूढ़िबद्धता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया आकलन को शामिल करें। सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण को करें, या प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, बच्चों की तुलना पर जोर दें। तो फ्रेंड्स 14 का करेक्ट आंसर जाएगा, 14 है, 14 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। शिक्षण अधिगम दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करने, बी एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के सामने। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों को समलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी में वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों को अंकुरण की आवश्यकता होती सिद्ध करने के लिए रूपरेखा तैयार कीजिए। तो फ्रेंड बच्चों को ये रूपरेखा तैयार करने वाला ज़्यादा पॉजिटिव आंसर, बच्चों के अंकुरण की हवा आवश्यकता होती है, इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक ज़रूरतों के अनुसार। तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड बी नंबर, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। स्कूल जो छात्रों की ज़रूरत होगी ना, उसके हिसाब से समावेशी कक्षा चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए फ्रेंड्स अपन। वे छात्र जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो पठन वैकल्य जाएगा, मतलब डिसलेक्सिया कहते हैं इसको, पठन वैकल्य जाएगा। गुणा करने में गुणज वैकल्य जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए फ्रेंड्स अपन।
सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। इन छात्रों को अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों को मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का बताना फ्रेंड्स आपको। सभी छात्रों को अपनेपन की भावना में बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा? छात्र मतलब अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। 19 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता ये नहीं करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें करनी चाहिए, पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों के सामने। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो 20 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, जिनने अनिवार्य विशेष शिक्षा आंसर दिया है, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्वेंटी 21 आ गया है। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो सभी आंसर सही हैं फ्रेंड्स। बच्चे चारों तरीके से सीखते हैं, इसका सही आंसर सभी जाएगा। पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अभिकथन ए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क आर अधिगम नियंत्रण करने के विद्यार्थियों को निर्णय लेने में मदद करती है। सीखना कैसे है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ये वाला सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हों अस्पष्ट, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, अत्यंत जटिल, अर्थहीन। तो 23 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा बी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, एकदम सही आंसर है। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा देती हैं निराशा को, अभिसारी उत्तर, अपसारी या मात्र रटन को। 24 का करेक्ट आंसर अपसारी सोच जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक। तो फ्रेंड्स समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार प्राथमिक रूप से गतिविधि है सामाजिक। सामाजिक एक प्राथमिक रूप से गतिविधि है, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। एक शिक्षक छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, एकदम सही है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। 26 का भी ए एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया फ्रेंड्स। छात्रों के बीच भ्रांतियों का महत्वपूर्ण है, मतलब भ्रांतियों का महत्वपूर्ण वहाँ पर क्या था? प्राकृतिक था। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचार करना। तो 27 का बी एकदम करेक्ट आंसर है, पहचानना। भ्रांतियों को पहचानना एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों में भय का अभाव होता है,
अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो 28 का है छात्रों में भय का अभाव अधिगम के लिए हानिकारक है। छात्रों में भय अधिगम के लिए हानिकारक है। अगर छात्रों को पहले से भय कर देंगे तो छात्र अधिगम नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। 29 का ए करेक्ट आंसर जाएगा योग्यता की चाह है। छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा, योग्यता की चाह है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु रटने पर बढ़ावा देना, संप्रत्यों की समझ को महत्व देना। तो डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड 5 जनवरी 2022 सीटेट का पेपर सीडीपी का अपना समाप्त होता है। तो आपके 30 में से कितने नंबर प्राप्त हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब अपन चल रहे हैं 6 जनवरी 2022 के पेपर के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स अपन आ चुके हैं 6 जनवरी 2022 के पेपर को। अब 6 जनवरी 2022 के पेपर को आप देखिएगा, आपके आउट ऑफ 30 में से कितने नंबर प्राप्त हो पा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना किसी देरी के चलते प्रश्नों की ओर। बच्चे में विकास का क्रम होता है, मतलब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, बच्चे में विकास का क्रम होता है तो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे में विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये वाला एकदम सही आंसर जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है फ्रेंड, इसलिए सेट कर लूँ मैं। कथन ए है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं बच्चों को अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। बच्चे की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बचपन बहुत विविधता है। तो फ्रेंड्स 2 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक बच्चा पहले अपने हाथों से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण है, मतलब पहले बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, फिर चिमटी को पकड़कर मटर उठाना सीखता है। उदाहरण किसका सिद्धांत है फ्रेंड्स? 3 का करेक्ट आंसर जाएगा समीप दूर विमुख का सिद्धांत है। समीप दूर विमुख का सिद्धांत है वाला। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स की प्रोक्सोमोडेट, मतलब केंद्र से परिधि वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। बच्चे अपने समाज जानकारी के बारे में कौशल मूल और रीतियाँ केवल अभिभावकों सीखते हैं, ये वाला गलत है फ्रेंड्स। बच्चों का सामाजिकरण एक रेखीय प्रक्रिया है, ये वाला भी फ्रेंड्स गलत है। यानी कि मतलब इसमें आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसका डी आंसर सही जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों प्रश्न गलत हैं, ये वाला सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं या उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा दिखावट करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदी चालक जाएगा। जिन लोगों ने 5 का ए आंसर दिया है, देखिए फ्रेंड्स एक बार प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है इसमें।
किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, उनके निर्णय मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यानी पूर्व संक्रियात्मक जाएगा। वस्तु स्थायित्व तो हो जाता है, लेकिन मतलब मौजूदा चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो पूर्व संक्रियात्मक में जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे शिक्षक को क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है। मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुकृत संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं का काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पना सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मुहैया कराना चाहिए। छठवें का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। इनमें से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? पाड़ का सही उदाहरण क्या है फ्रेंड्स आपके सामने? 7 का क्वेश्चन बताना आपको। सेवन का बताना आपको। सवालों के जवाब देना, संकेत और इशारे देना, भौतिक पुरस्कार, उद्दीपन उनकी और सक्रिय करना। तो पाड़ का संकेत और इशारे देना एकदम सही आंसर है, पाड़ का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल, देखिए जहाँ केवल लगा रहेगा ना वो हमेशा गलत रहता है। सीखना इनाम के लिए प्रतिक्रिया है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। ज्ञान को शिक्षकों के द्वारा निष्क्रिय तरीके से पोषित किया था, ये भी गलत है फ्रेंड्स। ज्ञान सह निर्माण क्षेत्र में आता है, बच्चे के स्वतंत्र एक दूसरे में मदद करते हैं, ये वाला एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास में किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है। तो यह मतलब सामाजिक खिलाफ जरूरी हो, सार्वभौमिकता के सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पर। सार्वभौमिक नैतिक विकास का नैतिक सिद्धांत अभिन्यास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा हो सकता है, परीक्षाओं का प्रतिबंधात्मक है। परीक्षाओं में प्रतिबंधात्मक है ये वाला। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, ये वाला गलत है फ्रेंड्स। ये वाला भी गलत है। केवल औपचारिक भी गलत है फ्रेंड्स। यह एक सरल प्रक्रिया भी गलत है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित विकसित नहीं किया जा सकता है, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने यही कहा था, हर व्यक्ति में बहुत प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो यही आंसर मिल गया अपना 11 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 के बारे में आ गए अपन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा या घर की भाषा के रूप में प्रस्तावित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर अपन आ गए। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? 13 का बताइए आप। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संज्ञानवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय, पाठ्य पुस्तकम? तो 13 का बी करेक्ट आंसर जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? 14 का बताना आपको। मानकीकृत व एक समान, पूरी कक्षाओं के परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, संलग्न और संदर्भित?
14 का डी एकदम सही आंसर जाएगा। जिनने 14 का डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है, संलग्न संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है रटने की क्षमता, पुनरुत्पादन, याद करने की क्षमता, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो फ्रेंड बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना यही सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास, अलगाव पैदा करने की बाधाओं का अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं करना, भेदभाव को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। ये वाला सही आंसर जाएगा, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर अपनाना। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आप लोगों के सामने। अब विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थी को पहचानें, उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूह में अनुभव की प्राथमिकता है, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशील अभ्यास करें। तो 17 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, प्रभुत्वशाली समूह में अनुभव की प्राथमिकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिसलेक्सिया पठन पाठन से जुड़ा है। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया फ्रेंड्स यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा में अनुमति दें। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 है। विफलता का आरोपण, क्षमता कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्कार दें, सूचना प्राप्त करने के लिए विकल्प प्रदान करें। तो डी एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गया फ्रेंड्स। प्रतिभावान विद्यार्थी क्या होते हैं? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपनी आयु के स्तर पर प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल आसान कार्यों को चुनने में प्रवृत्ति रखते हैं, वे मूल बातों की सहज और समझ अभाव होता है। डी आंसर जाएगा फ्रेंड 20 का। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, 20 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ए आंसर जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने करना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरोध। मतलब एक शिक्षक को हमेशा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय का विस्तारण में मदद करते समय किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप प्रसंप्रत्ययों के बीच संबंधों की क्रियान्वयन करना, संप्रत्यय के उदाहरण गैर उदाहरण बनाना, अभिग्रहित जानकारी कोई नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना, विद्यार्थियों को बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो 22 का करेक्ट आंसर डी जाएगा फ्रेंड्स। बोर्ड पर लिखना, विद्यार्थियों को बिना समझे नकल करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो 23 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया फ्रेंड्स। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों को अनुभव की जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के समझ संबंधित नहीं हैं। तो फ्रेंड 24 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, बच्चों के विचार और अनुभव में जगह देना। एकदम सही आंसर है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? दिए गए उदाहरणों को समान गुण खोजने के लिए कहें,
उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें, फिर सरल को। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। देखो, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना चाहिए। पहले जटिल उदाहरणों प्रस्तुत, फिर सरल को। ऐसा नहीं है। सी वाला एकदम सही, गलत आंसर जाएगा किसका? 25 का। सी वाला, पहले जटिल नहीं, पहले सरल को बताया जाना चाहिए, फिर कठिन को बताया जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है इस कार्य में किन संकेतों को उनकी मदद हो। ऐसा करने में विद्यार्थी का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रिता, अधिसंज्ञान, अति औचित्य। तो 26 का करेक्ट आंसर सी जाएगा, अधिसंज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। 27 का एकदम करेक्ट आंसर जाएगा कलन विधि। जिनने आंसर दिया है उनका सही आंसर है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर निर्देश को कहा जाता है कलन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 आ गया आपके सामने। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियों उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत तर्कनीय सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम भावनात्मक बौद्धिक क्षमता, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां, तंत्रिका संबंधी विकार। सी एकदम सही आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन जाती है? कौन सी स्थिति गर्व का कारण बन जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो ये गर्व का कारण बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आप लोगों के सामने। इनमें से कौन सा कथन आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यय ये नहीं है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से गलत है। मुझे प्रतियोगिता प्रथम स्थान अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों को प्रशंसा प्रकट करना चाहिए। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि वह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यय समझ के लिए ज़रूरी है। तो इसके साथ फ्रेंड्स अपने 30 प्रश्न यहाँ पर फिर समाप्त होते। अपने 6 जनवरी 2022 की 30 शिफ्ट के अपने समाप्त होते हैं। आप बताइए आपके आउट ऑफ 30 में से कितने नंबर प्राप्त हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए कि यहाँ पर एकदम सीटेट के मतलब एक जैसे पेपर मतलब आपको पूरे एक ही क्लास में मिलने वाले हैं 7 शिफ्ट के पेपर। तो लगातार आपको अध्ययन करवाते जा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं अपन 7 जनवरी वाली शिफ्ट में। तो फाइनली फ्रेंड्स अपन 7 जनवरी 2022 के पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन 30 प्रश्न बाल विकास के हल करेंगे। फिर आप देखिएगा आपके 30 में से कितने आप आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही और ऑथेंटिक प्रश्न के लिए। चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीख जाता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों के विकास भिन्न भिन्न दरों में होता है। तो ये भी फ्रेंड्स वही आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ये वाला आंसर एकदम सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो विकास एक तीनों पर निर्भर करता है। आनुवंशिक बनावट पर भी, भौतिक वातावरण पर भी, सांस्कृतिक वातावरण पर भी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एकदम सही आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। तो परिवार एकदम सही आंसर जाएगा। परिवार प्राथमिक है, बाकी सारी द्वितीयक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। 5वें का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 5वें का ए आंसर दिया है, प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, संस्कृति उपकरण, स्कीमा या संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो सांस्कृतिक उपकरण एकदम सही आंसर जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भाषा निभाती है, भाषा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8वां है फ्रेंड्स। प्रगतिशील कक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो इसको कहा जाता है प्रगतिशील कक्षा कक्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होते हैं? अपने आप के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष के विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक से स्व चुने हुए सिद्धांतों में परिभाषित करती है? तो अच्छी लड़की अच्छा लड़की विन्यास, या सामाजिक अनुबंध विन्यास, सामाजिक व्यवस्था वाला विन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक विन्यास। तो कोहल वर्ग का डी एकदम सही आंसर जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह बुद्धि जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने के साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, मतलब तो क्या प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, स्थानिक। 11 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर अंतर्वैयक्तिक जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल में भाषा ना बोलने को जुर्माना लगाना चाहिए। फ्रेंड डायरेक्ट आंसर देखिए, 12 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, उन्हें अपनी मातृभाषा में प्रयोग करना चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, घड़ियों, लड़कियों को गुड़िया, चित्रकारी संसाधन दिए जाते हैं। तो क्या है? अनुप्रयुक्त प्रथा जेंडर पक्षपात दर्शाती है, जेंडर पक्षपात। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका को बच्चों में अपने से बात करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए, आत्म बढ़ावा देता है, उसे हतोत्साहित बिल्कुल, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वनियमन सुसाधित होता है। सी वाला एकदम सही आंसर जाएगा 14 का सी एकदम सही आंसर रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न से कौन सा कथन सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? 15 का बताना आपको कौन सा सही नहीं है।
विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर पूछने में उनका परीक्षण करना है। विश्लेषण प्रश्न पूछने के लिए मदद मिलती है, ये पॉजिटिव है। बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला फर्स्ट ही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में सहायक है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम, अनुकूल स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता, उचित अनुसार आवास, सख्त शिक्षक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। तो जिन लोगों ने 16 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर दिया है सी, उनका सही आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख, तालमेल, संतुलन, शरीर की निपुणता प्रभावित दर्शाता है? आंख के तालमेल, शरीर की निपुणता को क्या? गति, समन्वय, एकदम 17 का डी आंसर सही जाएगा फ्रेंड्स। गति, समन्वय, वैकल्य एकदम सही आंसर जाएगा। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आसपास के चित्ररूपी सामग्री को मौखिक स्पीड कर जोड़ना, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, विषय वस्तु पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड, उन्हें अलग अलग श्रृंखला में दाखिला दें। 18 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। आसपास की चित्र सामग्री मौखिक रूप से जोड़ें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को बचना चाहिए। 19 का करेक्ट आंसर उनके दैनिक जीवन के परिवेश उदाहरण शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्व सम्मान देना, पाठ्यक्रम की संस्कृति को प्रचारित लोकगीत शामिल करना, उनको पढ़ाना अप्रासंगिक है। 19 का डी एकदम सही आंसर रहेगा, उन प्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके लिए अप्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। इनमें से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता समावेशन की रणनीति सही युग्म है? तो 20 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा ए, ध्यान न्यूनता, अतिसक्रियता, विकार, एक लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं, यही सही आंसर है। सही युग्म बताना, तो फ्रेंड्स ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, बी सही जाएगा। स्वलीनता, जितना हो सके समय सारणी, दिनचर्या। 21 पे आ गए फ्रेंड्स। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम शिक्षक द्वारा सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ए सही है और आर गलत है। सी वाला एकदम सही है थर्ड का। 21 का सी आंसर एकदम सही जाएगा फ्रेंड्स आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों निम्न में से किसे नए ज्ञान और निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले समझा और माना जाता है, गलत है फ्रेंड्स। मतलब 22 का उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो पूरी तरह से अपरिचित, अज्ञात है, जो वर्तमान में संज्ञानात्मक स्तर से परे है। 22 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, कि ए 22 का ए जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, जो उनके द्वारा पहले से समझा जाता है, जाना जाता है। 23 पर चलते अपन। अब नेगेटिव बताना फ्रेंड्स, सीखने के सामाजिक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संक्षेपण व अंतःक्रिया सीखने के महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति की बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, सुदृढ़ प्रबलित परिष्कृत हो जाता है। 23 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। सीखने का सभी कार्य उनके दिमाग के रूप में किया जाता है, ये वाला गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है?
असंदर्भित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को विविध तरीके से जोड़ना, विद्यार्थी केंद्र गतिविधियाँ, विभिन्न मान। तो ए नंबर एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। असंदर्भित पाठ्यक्रम एकदम सही आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी भागीदारी की आवश्यकता होती है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। तो प्रभावी अधिगम के लिए सक्रिय होगी फ्रेंड्स। 25 का ए आंसर जाएगा, सक्रिय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या को प्रभावित नहीं करते, केवल रटने पर गलत है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो 26 का ए करेक्ट आंसर जाएगा, चिंतन और अधिगम के नियमित को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? त्रुटियों पर चर्चा, विश्लेषण, अर्थपूर्ण अधिगम को बदला जा सकता है। यही वाला सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेदों की प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है फ्रेंड्स? तो 28 का जिन लोगों ने अधिगम की सूचना प्रसंस्करण संवेदों को काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, ये वाला एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ विद्यार्थी कुछ संप्रत्यय के बारे में अपनी जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने के लिए, परिहार उन्मुख महारत के लिए, प्रदर्शन के लिए, परिहार उन्मुख लक्ष्य के लिए। तो महारत हासिल करने के लिए उन्मुख लक्ष्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम नहीं, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने आज 7 जनवरी 2022 के 30 पृष्ठ समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए, ऐसी प्रश्न पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न अच्छे लगे हैं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।